वो तो हम बता रहे थे कि किसान से वो प्रत्यक्ष जो है वो मतलब कि राजस्व वसूलता था। बीच में जो जमींदार या बीच में जो वसूलीकार था वो उसको खत्म कर दिया, क्योंकि हम बताएं कि वो कैसे किसान का शोषण करता था, उसे जरूरत से ज़्यादा लेता था। तो आप इसको एक पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कभी मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी आते हैं तो आपको लिखने के लिए मिलेगा कि टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान की देखिए ये जिस तरह यूरोपियन कंपनी के तरह ये यहाँ भी उसी तरीके का फैक्ट्री खोलना चाहिए। टीपू सुल्तान अंग्रेज के सर्वाधिक शत्रु के तौर पर, ठीक है। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास। तब मुझे और भी ज़्यादा, जब आप लोग बताते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं जो बता रही हूँ वो आप लोग को अच्छा लगा है। आखिर ऐसा क्या कारण है जो सर्वाधिक शत्रु के तौर पर? तो आप इसमें लिख सकते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि किसान से जो था वो प्रत्यक्ष राजस्व वसूली, किसी को भी बीच में नहीं। और आपको आगे आप देखेंगे कि अंग्रेज का किस तरीके से हमारा आर्थिक शोषण हुआ है हमारे यहाँ, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर किसान और भारत की स्थिति ऐसा कैसे हो गया। जो भारत के में कभी भी कोई ना अकाल आता था, ना कभी किसी प्रकार का गरीबी था, इस तरीके से वहाँ भारत में, हमारे देश में लाखों लाखों लोग अकाल भुखमरी के कारण मरने लगे, जो इस देश में पहले कभी नहीं हुआ था। वो अंग्रेज की नीति से हुआ और हमारे देश में लाखों लोग इसी तरह से मरे। तो आप देखेंगे कितना हम समृद्ध थे और कैसे धीरे धीरे अंग्रेज जो है वो हमारा पूरी तरीके से धन का दोहन करता है, और किसान की स्थिति तो बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो किसान से प्रत्यक्ष राजस्व वसूली करता था, ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष वसूली करता था तो बीच में जो बीच वाला बिचौलिया है उसको कुछ भी फायदा नहीं होता था। तो इससे भी जो है वो जो टीपू सुल्तान के शत्रु जो है वो अंग्रेज बने हुए थे। और सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, मराठा और निजाम भी यही चाहता था कि जब ये इतना ज़्यादा टीपू सुल्तान का जो शासन व्यवस्था इतना अच्छा चल रहा, आर्थिक व्यवस्था इतना सुदृढ़ है, तो हम क्यों ना मैसूर पे वह भी राज्य करना चाहेगा। और यूरोपियन कंपनी की तरह यह भी क्या करता था, व्यापारिक कंपनी खोलने का इच्छुक था। इसको भी बहुत ही ये था कि जिस तरीके, क्योंकि ये देख रहा था ना कि यूरोपियन जो यहाँ कंपनी खोल रहे हैं तो वो कितना यहाँ से फायदे मुनाफा कर रहे हैं, तो इसको भी लगा कि क्यों ना व्यापारिक कंपनी हम लोग भारत में, हम लोग भारत के हैं तो यहीं पे क्यों ना व्यापारिक कंपनी खोला जाए और यहाँ से विदेश सब सारे सामान को भेजा जाए। तो व्यापारिक कंपनी खोलने को इच्छुक थे ये लोग, ठीक है। बस देखिए, वैसे मैं ज़्यादा नहीं लिखाती हूँ क्लास में, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है वो लिखाने से बोर हो जाते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं सिर्फ समझा देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस उसे ही लिखा रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। और इतना ही नहीं, और विभिन्न देशों के भी साथ जो थे ये व्यापार करने के लिए भी इच्छुक थे। और जो भी ब्रिटिश विरोधी देश था जैसे कि तुर्की, ठीक है, अभी अभी आप लोग को पता होगा कि तुर्की में एक कैसा घटना घटा है, बहुत ही भयानक भूकंप आया है, वहाँ बहुत सारे लोग जो है हताहत हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो आपको पता है प्राकृतिक आपदा किसी को भी नहीं छोड़ता, वो किसी भी समय कहीं भी आ सकता है। बहुत ही दुखद घटना है जो तुर्की में इस वक्त घटित हुआ है। तो तुर्की, फ्रांस, ये सब देश में ये क्या करता है, राजदूत भी अपना भेजता है, ठीक है, क्योंकि ये तुर्की, फ्रांस, ये सब जो देश है ये सब अंग्रेज विरोधी देश है। और ये अंग्रेज विरोधी देशों के, ये जानता है कि अंग्रेज को अगर यहाँ से उखाड़ फेंकना है तो जो अंग्रेज का विरोधी दोष है ना, विरोधी देश है, हम मुझे उसके साथ मित्रता करनी होगी, तभी मैं अंग्रेज को यहाँ से हटा पाऊंगा। क्योंकि इसे भी पता है टीपू सुल्तान को कि अंग्रेज इतना आसान नहीं है अंग्रेज को यहाँ से हटाकर फेंकना। वो बहुत ही मजबूत है, उसका सैन्य व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वो देख ही चुका है रहा है कि भारत में किस तरीके से कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, बक्सर, ये सब में इसने किया है। तो क्या लगता था इसको क्या ये सिर्फ नहीं पता होगा। तो जो अंग्रेज का विरोधी देश है हमको उससे मदद लेना होगा, उससे अपने रिश्ते को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा,
दुश्मन के दुश्मन से क्या करना पड़ेगा, मित्रता करना पड़ेगा, तभी जो है हम अंग्रेज को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये सारा चीज प्लस जैकोबिन क्लब का सदस्य, जैकोबिन क्लब का सदस्य था टीपू सुल्तान, ये सारा चीज जो था सो अंग्रेज को टीपू सुल्तान का अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसको सबसे बड़ा अपना शत्रु समझ रहा था, क्योंकि हम पहले बोले आधुनिक विचारधारा से प्रभावित था टीपू सुल्तान, आधुनिक विचारधारा से प्रभावित था। यही सारा कारण था जो टीपू सुल्तान को हम कह सकते हैं कि वो अंग्रेज का सबसे बड़ा शत्रु के तौर पर था। और इसको यहाँ से हटाना, टीपू सुल्तान को हटाना मैसूर से, ये अंग्रेज के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए, आप लोग को समझ में आ गया हो कि टीपू सुल्तान क्यों इतना इसके लिए अंग्रेज के लिए ऐसा बना हुआ था। अब यही सारा पृष्ठभूमि चल रहा था और अंग्रेज को पता चल रहा था कि ये फ्रांस से भी ये दोस्ती साझा हुआ है, और फ्रांस, और आप पहले भी देख चुके हैं कि फ्रांस और अंग्रेज के बीच में किस तरीके से युद्ध हुआ और फ्रांस को किस तरीके से यहाँ से हटाया गया है भारत से। लेकिन अंग्रेज को कहीं ना कहीं तो डर है ही कि फिर से कहीं ना फ्रांस घुस जाए अंदर, इसलिए ये टीपू सुल्तान को यहाँ से फिर क्या चाहेगा, हटाना ही चाहेगा। तब फिर एक युद्ध होता है, तृतीय युद्ध। ठीक है, कुल आंग्ल और मैसूर युद्ध जो है वो कुल 4 युद्ध हुआ है। ठीक है, और ये होता है 1790 से 92। देखिए आप लोग को इसमें जरूर याद रखना चाहिए, इसमें याद रखने से क्या होगा कि जब कभी क्वेश्चन में आपसे मैच करने के लिए पूछेगा तो आप आसानी से मैच कर लेंगे कि प्रथम का ये, दूसरा, तीसरा, ये पीसीएस सब में तो ज़्यादा ही पूछता है, अगर यूपीएससी वगैरह में इसमें नहीं भी पूछे, लेकिन हमारे पीसीएस एग्जाम में तो एकदम ये जरूरी ही है कि पूछता है। तो अब तृतीय युद्ध में क्या होता है कि सबसे पहले इसका कारण क्या है, कि कारण तो कुछ नहीं है, कारण जो है वो महत्वाकांक्षा ही है। अंग्रेज का क्या है, महत्वाकांक्षा। हम पहले बोलते कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप की पॉइंट है उसको एकदम याद रखिएगा। और इस वक्त फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस की क्रांति हो चुकी है और फ्रांस में मतलब राजनीतिक व्यवस्था इस समय अस्थिर नहीं है, तो इसलिए टीपू सुल्तान का मदद करने के लिए भी फ्रांस इस वक्त नहीं आ पाएगा। भले उसकी फ्रांस से मित्रता है, वो वहाँ राजदूत स्थापित कर चुका है अपना, लेकिन वो उसके मदद करने के लिए अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि फ्रांस इस वक्त खुद ही युद्ध से परेशान है। अपनी फ्रांसीसी क्रांति वहाँ चल रही है, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। तो यही कारण है जो अभी अंग्रेज को एक मौका मिल जाता है और फिर ये युद्ध शुरू हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि फिर एक संधि होगी, और इस संधि में टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा चीज खोना पड़ता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस युद्ध में अंग्रेज के साथ, ठीक है, निजाम और मराठा रहेंगे। ठीक है, ये मराठा और निजाम को तो, निजाम तो पहले से ही इसके कठपुतली बन ही चुका है, और जो मराठा है उसको लग रहा है क्या कि ना अंग्रेज को आसान समझ रहा है, इसलिए अभी साथ दे रहा है टीपू सुल्तान के खिलाफ। ये सभी मिलकर के किसके वर्सेस लड़ेंगे, टीपू सुल्तान के खिलाफ। और फिर यहाँ पर एक संधि होगी, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी 1792 में। और इस संधि में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा राशि देना पड़ेगा अंग्रेज को, और बहुत सारा भूभाग देना पड़ेगा अंग्रेज को। कम से कम इसमें टीपू का पराजय होता है। ठीक है, टीपू इसमें क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है। आधा भूभाग जो है वो देना पड़ जाता है। पराजय हम बोले जब कोई हारेगा तो उसका परिणाम ये है कि अंग्रेज को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा, और आधा भूभाग जो है वो अंग्रेज को देता है। जो भूभाग मिल गया आपको तो पता ही है कि वह भूभाग से अब वो राजस्व करेगा, भूभाग पे आधा भूभाग दे देता है अंग्रेज को, और साथ में एक बहुत बड़ी राशि लगभग 3 करोड़ रुपया। ठीक है, 3 करोड़ रुपया जो है वो भी साथ में दे देता है। तो अब आपको लग ही रहा होगा कि किस तरीके से एक भयानक हार होती है टीपू सुल्तान की इस युद्ध में।
अब आप लोगों को लगेगा कि अगर ये हार ही गया है तो फिर चौथा युद्ध करने का कारण क्या बचता है, आखिर क्या होता है जो ये चौथा युद्ध फिर होने लगेगा। देखिए इसमें होता क्या है, चौथा युद्ध इसलिए होता है क्योंकि अभी भी गद्दी पे टीपू सुल्तान ही विराजमान रहता है। भले ये हार चुका है टीपू, ठीक है, ये पराजय हो गया है, लेकिन अंग्रेज क्या सोचता है ना कि इसी को क्यों ना अपना कठपुतली बना करके मैसूर पे बैठने देते हैं, और ये वही करता है ये। और हार चुका था इसीलिए तो ये आधा भूभाग दे देता है, 3 करोड़ रुपया भी राशि दे देता है, लेकिन सत्ता पे मतलब शासन व्यवस्था में यही राजगद्दी संभाले। बताइए अब अंग्रेज को गवारा नहीं हो रहा था कि अभी भी टीपू सुल्तान रहे, क्योंकि टीपू सुल्तान भी कुछ चाहता होगा कि हम अभी भी स्वतंत्र होकर के काम करें। चलो हम तो भूभाग दे दिए, पैसा भी दे दिए, लेकिन उसका बात भी मान लिए, लेकिन हम अभी भी स्वतंत्र होकर काम करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, तो फिर से एक युद्ध होगा, चौथा युद्ध, ठीक है। और ये युद्ध एक तरीके से तो तीसरा युद्ध ही निर्णायक है, क्योंकि उसमें हार हो चुका है टीपू सुल्तान का, लेकिन फिर भी चौथे युद्ध में युद्ध भूमि पे ही लड़ते हुए टीपू सुल्तान क्या होता है, मारा जाता है 1799 से। तृतीय और देखिए पहले और दूसरे युद्ध में निजाम और मराठा कभी मैसूर के तरफ और कभी अंग्रेज के तरफ, लेकिन तृतीय और चौथे युद्ध में शुरू से ही मराठा और निजाम अंग्रेज के ही साथ रहते हैं और कभी भी अपना दल बदल नहीं करते हैं। और 1799 में होता है, और युद्ध भूमि पर ही युद्ध करते करते ही टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, युद्ध स्थल पर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से ये आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। और जब अंग्रेज तो अब इस पूरी तरीके से मैसूर को जीत चुका है, तो वो वडियार वंश के ही एक मतलब उत्तराधिकारी वंश को दे देता है ये चलाने। वो भी उसका कठपुतली हो गया, वो नाम मात्र का। पता है कि जिस भी क्षेत्र को जीत रहा है वो जिसको भी दे रहा है वो उसका क्या होता है, कठपुतली हो जाता है। तो वो वडियार, क्योंकि हम पहले देख चुके थे कि वडियार वंश ही जो हमारे मैसूर में वडियार वंश ही था, और वडियार वंश ही जब कमजोर होने लगता है तब हैदर अली एक जो मामूली सा सैनिक रहता है और फिर वो जो है उस पर चढ़ाई कर देता है। तो उसी वडियार वंश के वंशज को ये मैसूर दे देता है जीत करके अंग्रेज, उसको बस अपना कठपुतली पपेट बना करके, ताकि लो तुम चलाओ, अब तुमको राजा बना दिया, अब जब मन हुआ तब उससे खजाना खाली करेगा, निकालेगा। देखिए वो जितना भी यहाँ से राजस्व जीत रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मतलब राजस्व प्राप्त कर रहा है, भूभाग प्राप्त कर रहा है, जो राजा हार रहा है वो उसको राशि दे रहा है, वो उसी राशि से भारत के ही पैसे से भारत में भी व्यापार कर रहा है, निजी व्यापार भी कर रहा है, और उसी मुनाफे से वो यहाँ से व्यापार करके इंग्लैंड जो है वो निर्यात भी कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, और आगे आप समझेंगे कि कैसे वो डबल दोहन, एक ही दोहन नहीं डबल डबल प्रकार से कितने तरीके से वो धन का दोहन करता है हमारा यहाँ पर, और वो इतने बड़े क्षेत्र में हमारे पूरे भारत में कैसे अपना राज्य स्थापित करता है। तो यही है आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आप कोई भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, कि कोई भी दिक्कत हो तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को सामने जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेलेजली और साम्राज्य विस्तार, क्योंकि हम जिस तरीके से क्लाइव का पढ़े थे उसी प्रकार से हम वेलेजली और उस वेलेजली के काल में जो साम्राज्य विस्तार हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वेलेजली के बाद हम सहायक संधि देखेंगे, क्योंकि सहायक संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहायक संधि से स्पेशल भी क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि से भारत में किन किन क्षेत्रों का विलय किया गया अंग्रेज के द्वारा, या किसका, ये सहायक संधि के जनक कौन है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। यही सारा सहायक संधि के बारे में हम अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ। तब तक प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।